आप देख रहे हैं प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। मैं हूं अश्विनी वर्मा शिमला से। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान जेल में गए लोकतंत्र प्रहरियों की सम्मान राशि बंद करने के मुद्दे पर बुधवार को विधानसभा में सदन का माहौल गर्मा गया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रश्नकाल के बाद पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से सरकार द्वारा लोकतंत्र प्रहरियों की सम्मान राशि बंद करने का मामला उठाया और सरकार से जानना चाहा कि आखिर वे उनकी सम्मान राशि कब बहाल कर रही है। इसी दौरान जब विपक्ष को ये मामला उठाने की विधानसभा अध्यक्ष ने इजाज़त नहीं दी तो सदन में कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति पैदा हो गई और दोनों ओर से खूब हो हल्ला हो गया। बाद में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जयराम ठाकुर को ये मामला उठाने की अनुमति दे दी गई। इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ने वाले नेताओं को इमरजेंसी के दौरान जेल में डाला गया और उन पर मीसा जैसा सख्त कानून लगाया गया। हिमाचल में बड़ी संख्या में लोग जेल में रखे गए। उन्होंने कहा कि इन लोकतंत्र प्रहरियों को सम्मान देने के लिए ही पूर्व सरकार ने सदन में विधेयक लाया और उसे कानून बनाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लोकतंत्र प्रहरियों की संख्या 80 से भी कम है और इन्हें 20,000 तथा 12,000 रुपये से भी कम का नाम मात्र की राशि प्रदान की जा रही थी। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर इस राशि से सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ रहा था। उन्होंने पूछा कि जिन लोगों ने अपना जीवन लोकतंत्र की रक्षा में लगा दिया, क्या उनको मिलने वाली राशि को सरकार बहाल करेगी। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए इस मुद्दे पर अव्यवहारिक करार देते हुए कहा कि सरकार को क्या करना है और क्या नहीं करना ये हमें देखना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया है क्योंकि ये पूरी तरह से राजनीतिक था। उन्होंने कहा कि इस बिल से केवल राजनीतिक लोगों को लाभ मिला और इसमें पूर्व मंत्री और एमएलए तक शामिल थे। ऐसे में इस बिल का आम जनता से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि इमरजेंसी के दौरान केवल आरएसएस के लोग मीसा के तहत जेल गए थे, आम आदमी नहीं। हिमाचल प्रदेश में ड्रग माफिया को ख़त्म करने के लिए एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों में संशोधन होगा। इस संबंध में केंद्रीय गृह मंत्री से बातचीत की गई है और नए प्रावधानों का खाका तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में ये बात कही। विधायक मलेंद्र राजन के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार को बॉर्डर एरिया में स्थित पोस्टों पर तैनात कर्मचारियों को लेकर शिकायतें मिली हैं और सरकार ने इन कर्मचारियों को रोटेट करने का निर्णय लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार एक ही स्थान पर कर्मचारियों को बार बार पोस्टिंग देने की प्रथा को ख़त्म करेगी ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोका जा सके। इसी संबंध में विधायक केवल सिंह पठानिया ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछा। इससे पूर्व मूल प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इंदौरा विधानसभा के क्षेत्र में 3 सालों में एनडीपीएस के 187 मामले दर्ज किए गए। इनमें 252 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 181 मामलों में अभी तक 245 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिए गए हैं और 5 मामलों में 7 लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। इस दौरान 7.25 करोड़ रुपए की संपत्ति भी जब्त की गई है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिले में ड्रग माफिया पर शिकंजा कसने के लिए नूरपुर को पुलिस जिला बनाया गया है और ये एसपी ऑफिस में 150 पद सृजित कर इन्हें भी भर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ड्रग तस्करी और भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में संलिप्त पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 तक प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 4814 आवास इन लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है। इसी अवधि में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत
7396 आवासहीन लोगों को आवास सुविधा प्रदान की गई है। विधायक केवल सिंह पठानिया के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने बुधवार को प्रश्नकाल में कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा शाहपुर में ECH और CST की कैंटीन के लिए भूमि चिन्हित करके इसकी रिपोर्ट सेना को अनुमोदन के लिए भेज दी गई है और अनुमति मिलते ही यहां कैंटीन खोल दी जाएगी। विधायक रवि ठाकुर के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि लाहौल स्पीति में बिलो कश्मीर बिलो के 3,40,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि अकेले कश्मीर बिलो को बीमारी लग रही है, इसलिए पौधे मिश्रित करके लगाए जा रहे हैं। विधायक राकेश जम्वाल के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सुंदरनगर में फूड क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट खोलने को लेकर DPR केंद्र सरकार को भेजी गई है और स्वीकृति मिलते ही इसे खोलने पर काम शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक रीना कश्यप के एक सवाल के जवाब में नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS डॉक्टरों को 6 माह का रेडियोलॉजिस्ट करने का ब्रिज कोर्स कराने को मान्यता दे दी है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले पर आगे कार्रवाई कर रही है और सभी MBBS डॉक्टरों को ब्रिज कोर्स करवाकर उन्हें रेडियोलॉजिस्ट के स्थानों पर तैनाती देगी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में नागरिक अस्पताल सरहा में अल्ट्रासाउंड मशीन स्थापित करने का सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत धनोटू में PWD के विश्राम गृह के निर्माण में जानबूझकर हुई देरी की जांच की जाएगी और संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस रेस्ट हाउस के निर्माण कार्य को अप्रैल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। विधायक दीप राज के एक सवाल के जवाब में विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि करसोग को NH से जोड़ना मौजूदा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इस महत्वपूर्ण इलाके में अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग न होने पर भी अपना दुख जताया। हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए सुक्खू सरकार सिंगल विंडो सिस्टम खत्म करेगी और इसके स्थान पर इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनेगा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुधवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में ये जानकारी सदन को उपलब्ध करवाई। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम बहुत लंबा है और अत्यधिक जटिलताओं के कारण उद्योगपति निवेश के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट ब्यूरो के प्रावधान के अनुसार उद्योग सीधे आकर उद्योग स्थापित कर सकेंगे और उनके लिए सभी स्वीकृतियां इन्वेस्टमेंट ब्यूरो लेगा। उद्योग मंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था के अनुसार राज्य के सभी विभागों को उद्योगपतियों को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उद्योगों की स्थापना के लिए NOC देनी होगी। इससे पूर्व मूल प्रश्न के उत्तर में उद्योग मंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में 41,684 करोड़ रुपए के निवेश के 901 MOU हस्ताक्षरित किए गए थे। इनमें से 523 MOU को धरातल पर उतारा जा चुका है, जबकि 228 उद्योग स्थापित भी हो गए हैं। 157 उद्योगों में कारखाने स्थापित करने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि स्थापित हो चुके 228 उद्योगों में 9366 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि निजी निवेश आकर्षित करने के लिए हर सरकार प्रचार और प्रसार का सहारा लेती है। मौजूदा सरकार भी इस दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने बुधवार को राज्य का वर्ष 2023-24 का 56,683 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पारित कर दिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में विधानसभा में हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक 2023 पेश किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसी के साथ राज्य के संचित निधि से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार को 56,683 करोड़ रुपए की राशि खर्च करने का अधिकार भी मिल गया है। खास बात यह है कि बीते 17 मार्च को पेश बजट में 3270 करोड़ रुपए बढ़ गए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते 17 मार्च को प्रदेश विधानसभा में अगले वित्त वर्ष का
53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बजट पर 20 से 23 मार्च तक सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में चर्चा हुई। 27 से 29 मार्च तक विपक्ष द्वारा विभिन्न विभागों को लेकर लाए गए कटौती प्रस्तावों पर चर्चा हुई और सदन ने सभी कटौती प्रस्तावों को चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया था। सदन की 2 बैठकें निलंबित। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुक्रवार 31 मार्च और शनिवार 1 अप्रैल को होने वाली 2 बैठकें निलंबित कर दी गई हैं। इस संबंध में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बुधवार को सदन में प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने सदन की अनुमति के लिए रखा। सदन ने इसे आम राय से पारित कर दिया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 31 मार्च और 1 अप्रैल को लगने वाले सभी सवालों के जवाब सदस्यों को लिखित तौर पर भेज दिए जाएंगे। शेष कामकाज आने वाले दिनों में होने वाली बैठकों में निपटाया जाएगा। हिमाचल सरकार राज्य में दवाइयों और मेडिकल उपकरणों की खरीद के लिए कारपोरेशन गठित करेगी। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बुधवार को विधानसभा में विपक्ष द्वारा स्वास्थ्य विभाग पर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश में डीनोटिफाई किए गए संस्थानों को रीलुक करने और उन्हें आवश्यकता के अनुसार फिर से नोटिफाई करने का भी निर्णय लिया है। कर्नल शांडिल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कार्य में तेजी लाने और खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने मेडिकल कारपोरेशन गठित करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग में इसी कारपोरेशन के माध्यम से खरीदारी का काम किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि एयर एम्बुलेंस आज समय की मांग है और क्रिटिकल केयर सुविधा के लिए हर मेडिकल कॉलेज को एयर एम्बुलेंस सुविधा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार हर एक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विकसित करेगी। उन्होंने स्वास्थ्य संस्थानों को डीनोटिफाई करने के मामले को विपक्ष द्वारा जोर शोर से उठाए जाने पर कहा कि सरकार ने इस फैसले पर फिर से विचार करने का फैसला लिया है और जल्द ही ज़रूरत के अनुसार ऐसे संस्थानों को नोटिफाई किया जाएगा। शांडिल ने कहा कि आयुष्मान भारत और हिम केयर योजना में सरकार ने पहले से अधिक बजट का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत केंद्र से प्रदेश को 54.17 करोड़ रुपए की राशि लेनी है। ये मामला उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से व्यक्तिगत तौर पर उठाया है और जल्द ही ये राशि हिमाचल को मिल भी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य राकेश जम्वाल ने कटौती प्रस्ताव पर चल रही चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि हिमकेयर के माध्यम से मरीजों का इलाज करने से मना किया जा रहा है। इस योजना को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार इस योजना का आगे जारी रखने का काम करे ताकि आम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि सुंदरनगर अस्पताल में 10 सालों से अल्ट्रासाउंड की मशीन है लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इस कारण मरीजों को निजी संस्थानों में जाना पड़ता है। इसके लिए डॉक्टर की पोस्टिंग जल्द की जाए। राजधानी के रेस्तरां आशियाना में न्यायाधीश रहे रामेश्वर शर्मा और वरिष्ठ कवि की पुस्तक मत कहो सच का विमोचन किया गया। विमोचन पूर्व IAS अधिकारी KR भारती ने किया। इस मौके पर उपस्थित साहित्यकारों ने अपनी कविताओं का पाठ भी किया। कवि सुदर्शन वशिष्ठ, अश्विनी वर्मा, SR हरनोट, अजय, KR भारती, डॉक्टर सत्यनारायण स्नेही, रोशनलाल पराशर और दिनेश शर्मा ने अपनी कविताओं के पाठ से वातावरण को सुगंधित करने की कोशिश की। पुस्तक के लेखक रामेश्वर शर्मा ने मत कहो सच और एक सत्य कविता का पाठ करके पुस्तक की सार्थकता को साबित किया। उनकी एक कविता की वानगी देखिए। सही जिंदगी की तलाश ही आदमी को मंदिर भी ले जाता है और मदिरालय भी, और इस तलाश में आदमी अंगदान भी करता है, मानव बनकर सैकड़ों निर्दोषों की हत्या भी। कवि रामेश्वर शर्मा ने विमोचन काव्य संग्रह मत कहो सच की भूमिका बांधते हुए कुछ कविताओं का पाठ किया। गोष्ठी में उपस्थित सभी कवियों ने अपना
कविता पाठ किया। गोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए KR भारती ने रामेश्वर शर्मा के इस काव्य संग्रह की समीक्षा करते हुए कहा कि सहज और सरल प्रकृति के स्वामी शर्मा जी चिंतन में काव्य संग्रह की सहज और सरल प्रकृति के स्वामी शर्मा जी चिंतन में बहुत गहरे व्यक्ति हैं। उनकी हरेक कविता में कोई ना कोई मानवीय मूल्य निहित है। उन्होंने शर्मा जी को इस परिश्रम साध्य प्रयास के लिए साधुवाद देते हुए कहा कि रामेश्वर शर्मा एक उम्दा गीतकार भी हैं। आप देख रहे थे प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का कल तक। जातवाद और आर्थिक विषमताओं के लोग शिकार हो रहे हैं। तनाव, अपराध, संघर्ष और साधुए जीवन के अंग बनते जा रहे हैं। एक शेर के रूप में से ऐसे समझ लें, मानते हैं जिंदगी की सब दुआ, मानते हैं जिंदगी की सब दुआ, जिंदगी से मुतमईन कोई नहीं, सेटिस्फाइड कोई नहीं। मेरी दृष्टि में ऐसी दृष्टि जिसका ये जो रीज़न मैं अपनी समस्या में अपनी किस पुस्तक को लिखने का दे रहा हूँ, सत्य ये मेरी दृष्टि में ऐसी प्रकृति का कारण हमारे द्वारा अपने मूलभूत संस्कारों की अवहेलना है। हमारे जीवन के मूलभूत संस्कार सर्वविदित हैं, सब इन्हें समझते हैं लेकिन पालन नहीं करते। इस स्थिति को समझने और सुधारने के सुझावों के रूप में कुछ छद्ममुक्त रचनाएँ लिखी। ये रचनाएँ साहित्यिक से ज़्यादा सामाजिक हैं, इनमें कोई खास बात भी नहीं है। एक नन्हा पीपल का पौधा, पीपल बढ़ता है शहतूत घटता है, पीपल बढ़ता है शहतूत घटता है। एक दिन वो भी आता है जब शहतूत का साम्राज्य खत्म हो जाता है, सिर्फ रह जाता है पीपल का पेड़। मोहल्ले की औरतें पूछती हैं इस पीपल को, ये जानते हुए मोहल्ले की औरतें पूछती हैं उस पीपल को, ये जानते हुए कि इसने हत्या की है एक शहतूत की। उन्हें तो पूजना है क्योंकि पूजनीय है पीपल। आप देख रहे थे प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का कल तक। थे प्रचंड समय का हिंदी बुलेटिन गतिमान। इंतजार कीजिए अगले वीडियो का कल तक।